जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में हीट चैप्टर, और इस चैप्टर से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं हीट के बारे में कि हीट क्या है, हीट किसे कहते हैं और ये किस तरह के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हीट को ऊष्मा कहते हैं। हीट को क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। और यह फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न क्या हैं पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि वास्तव में हीट क्या है। तो हीट जो है एक ऊर्जा है। हीट क्या है? ऊर्जा है। और यह ऊर्जा जो है क्या होती है, अलग अलग माध्यम में, डिफरेंट माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हीट को हम लोग ऊर्जा का ही रूप है यह एक। और यह हीट जो किसी भी वस्तु में हीट कैसे उत्पन्न होता है, तो किसी भी वस्तु में हीट कहाँ से आता है? तो अणु के गति के कारण, अणु जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, और उसी मूवमेंट के कारण उसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हीट किसी वस्तु में कहाँ से आता है। तो किसी वस्तु में जब उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्या होते हैं, गति करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और इसी को हम लोग हीट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे उल्का पिंड है। उल्का पिंड जब ऊपर से आकाश से जब नीचे की ओर आता है तो वायुमंडल में क्या होता है, वह तेज गति से जब नीचे की ओर गिरता रहता है तो वायुमंडल से वह घर्षण करता है, उसमें गति काफ़ी तेज होता है, इस कारण से घर्षण भी तेज होते हैं, और उल्का पिंड क्या होते हैं, वहीं स्वतः जलकर नष्ट हो जाते हैं। छोटे मोटे होते हैं, तो अगर बड़े होते हैं तो वो कहीं ना कहीं गिरते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं वायुयान। वायुयान में इसके गति के कारण क्या होता है, उसमें भी वायुयान का भी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन वो ऐसे मेटल के बनाए जाते हैं ताकि उसका प्रभाव नहीं पड़े। तो कहने का मतलब यह है कि हीट जो उत्पन्न होता है, ऊष्मा जो उत्पन्न होता है, उसका मुख्य कारण है उसके मॉलिक्यूल्स में जितनी ज़्यादा गति होगी, जितने वो तेज गति से मूवमेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा उस वस्तु में ऊष्मा संचित होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग मापते कैसे हैं, ऊष्मा को मापते कैसे हैं। तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कैलोरी। ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है। और सीजीएस पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, उसे जूल भी कहते हैं, जूल में मापते हैं। सीजीएस पद्धति में जूल में मापते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षा में कभी यूनिट से पूछे जाते हैं प्रश्न, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ऊष्मा का जो मात्रक होता है कैलोरी होता है, और सीजीएस पद्धति में जूल होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक कैलोरी जो मात्रक है, एक कैलोरी को अगर हम लोग कितना कह सकते हैं, एक कैलोरी बराबर होता है 4.18, यानी कि लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी जो ऊर्जा होती है वह 4.2 जूल के बराबर होती है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, इसको ध्यान से आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर याद रखेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और क्वेश्चन मिस ना हो। आगे कुछ इसी से जुड़े हुए बात देखते हैं कि हीट के बारे में ही। तो हीट जो है, जैसे कि पीछे आप देखे हैं कि हीट कहाँ से आता है। हीट मुख्य रूप से अणुओं में जो किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु अणु जो मूवमेंट करते हैं उसके कारण से क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। और हीट और ताप, ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है, ताप या अर्थात टेम्परेचर, ये दोनों में अंतर क्या है?
तो ताप जो है यह क्या है, एक माप है। ऊष्मा की मात्रा को हम लोग ताप में मापते हैं, टेम्परेचर को मापते हैं। तो थोड़ा सा इस पर हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि जो भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आसानी से आप सॉल्व कर सकें। तो देखिए ऊष्मा जो है, जिस तरह से विद्यार्थी पढ़ता है, कोई भी व्यक्ति अगर स्टडी करते हैं तो स्टडी जो करते हैं उस पर क्या है, जब लगातार स्टडी होगा, अध्ययन होगा, काफ़ी मेहनत होगा, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि रिजल्ट उसका बेहतर होगा। और इस रिजल्ट को हम लोग कैसे पता करते हैं, रिजल्ट को कैसे पता करेंगे, उसके रिजल्ट को देखकर यह हम लोग पता कर लेते हैं कि वह व्यक्ति कितना मेहनत किया था स्टडी में, कितना अच्छा किया था स्टडी। उसके रिजल्ट से ही, उसके परिणाम से ही हम लोग देख लेते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि यहाँ ये एक तरह से यह परिणाम है, यह रिजल्ट है। टेम्परेचर क्या है, रिजल्ट है। इसको देखकर हम लोग अनुमान लगा लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि किसी वस्तु में ऊष्मा कितनी है, किसी वस्तु में ऊष्मा कितनी है, इसका हम लोग आसानी से पता लगा लेते हैं। जिस तरह से किसी के रिजल्ट को देखकर, किसी के डिवीज़न को, जैसे ग्रेड को देखकर, या किसी के परसेंटेज को देखकर, या किसी के डिवीज़न को देखकर, जैसे फर्स्ट डिवीज़न है तो हम लोग निश्चित रूप से कहते हैं कि बच्चा काफ़ी मेहनत किया होगा। अगर वह 95% रिजल्ट लाया है तो हम लोग कहते हैं कि काफ़ी मेहनत किया होगा, अच्छा से पढ़ा होगा। और ग्रेडिंग, अगर ए ग्रेड देखते हैं, ए प्लस ग्रेड देखते हैं, तो वहाँ क्या है, हम लोग सीधा अनुमान लगाते हैं कि बच्चा जो होगा काफ़ी मेहनती होगा। उसी तरह से यहाँ क्या है, टेम्परेचर को देखकर हम लोग पता लगा लेते हैं कि उस वस्तु में हीट कितना है, ऊष्मा कितना ज़्यादा है। तो यह एक माप है। टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से रिजल्ट से हम लोग उसके स्टडी का पता लगाते हैं, उसी तरह से टेम्परेचर से हम लोग क्या है, ऊष्मा की मात्रा का पता लगा लेते हैं कि किसी वस्तु में कितना हीट है। अब हम लोग देखते हैं इस टेम्परेचर को मापने के लिए 2-3 वैज्ञानिक पद्धति है। उस पद्धति को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, फ़ारेनहाइट। इसका फ़ारेनहाइट ने खोज किए थे, और इसको हम लोग फ़ारेनहाइट पैमाने पर चेक करते हैं ताप को। और दूसरा है सेल्सियस, जिसको हम लोग सेंटीग्रेड कहते हैं। और तीसरा है केल्विन, इसको केल्विन कहते हैं। और चौथा एक पैमाना होता है आर पैमाना। तो अब उस आर पैमाने की माप नहीं होती है, मुख्य रूप से ये 3 ही पद्धति होते हैं। और मुख्य रूप से जो है हम लोग जो ताप को मापते हैं वो सेल्सियस में नापते हैं, और अधिकतर डॉक्टर लोग जो होते हैं वो फ़ारेनहाइट का उपयोग करते हैं। और जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक लोग, या जो वैज्ञानिक पद्धति से किसी चीज़ का ताप निकाला जाता है, तो वो लोग क्या होते हैं, केल्विन में ताप को निकालते हैं। ऐसे किसी भी चीज़ का एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, जो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ताप को, अगर कोई फ़ारेनहाइट में है तो किस तरह से उसको सेल्सियस में लाते हैं, और कोई सेल्सियस में है तो उसको केल्विन में कैसे लाएंगे। यह एक सिस्टम है, उसके द्वारा इस तीनों को हम लोग एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को यह बात समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से किसे हम हीट कहते हैं और टेम्परेचर किसे कहते हैं, ये समझ गए होंगे। तो क्या है कि टेम्परेचर के द्वारा क्या होता है, ऊष्मा किसी वस्तु में कितना है इसका पता लगाया जाता है। आगे कुछ देख लेते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बात। जो हीट को क्या किया जाता है, हीट जो होते हैं, ऊष्मा जो होते हैं, वह ट्रांसफरेबल होते हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, उसका ताप जो है या तो अधिक हो या कम हो। समान ताप वाले वस्तु में ऊष्मा का ट्रांसफरेशन नहीं देखा जाता है। अगर किसी वस्तु का 100 डिग्री ताप है और फिर दूसरा वस्तु भी 100 डिग्री का है, तो उस दोनों वस्तु में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। और किसी वस्तु का मान लीजिए कि 70 डिग्री टेम्परेचर है और किसी का 130 डिग्री टेम्परेचर है, तो उस दोनों वस्तु में क्या होंगे, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, यानी कि ट्रांसफ़र होगा। ऊष्मा क्या होते हैं, हीट जो होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं। ऊष्मा क्या ट्रांसफरेबल होते हैं, जबकि टेम्परेचर जो होता है उसकी एक माप होती है।
और टेम्परेचर जो होता है, ताप जो होता है, वह ट्रांसफरेबल नहीं होता है। लेकिन जब हीट ऊष्मा ट्रांसफ़र करेगा तो यह भी धीरे धीरे ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन यह एक माप है इसका, ऊष्मा की हम लोग इसको मापते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ इससे जुड़े हुए प्रश्न देखते हैं कि ऊष्मीय प्रसार। अब इसमें क्या होता है, ऊष्मीय प्रसार को हम लोग थर्मल एक्सप्रेशन कहते हैं। थर्मल एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, ऊष्मीय प्रसार। अब ये ऊष्मीय प्रसार क्या है, तो ऊष्मीय प्रसार मुख्य रूप से ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ शोध अनुसंधान द्वारा जो अभी प्रगति पर है, 1-2 और उसके प्रक्रिया को खोजा गया है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग ऊष्मा का जो थर्मल एक्सप्रेशन होता है, यानी कि ऊष्मा का जो प्रसार होता है, उसमें हम लोग 3 तरह से जो ऊष्मा का प्रसार होता है, उस तीनों प्रकार के ऊष्मा के प्रसार के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहला हम लोग ऊष्मा का प्रसार जो देखते हैं, ऊष्मा का प्रसार अर्थात कहने का मतलब हीट एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कैसे जाती है और ये किस तरह से माने एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र होते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो ऊष्मा का प्रसार होता है वह रेखीय प्रसार होता है। क्या होता है, रेखीय प्रसार, जिसको हम लोग लीनियरी एक्सप्रेशन कहते हैं। रेखीय प्रसार में क्या होता है, जो ऊष्मा संचरित करती है वह क्या करती है, लंबवत करती है, लंबाई में करती है, लंबाई में करती है। इसी को हम लोग रेखीय प्रसार कहते हैं और रेखीय प्रसार को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। रेखीय प्रसार को क्या करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछेगा कि रेखीय प्रसार को हम लोग, रेखीय ऊष्मा के प्रसार को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये बार बार आएंगे जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो रेखीय प्रसार को क्या कहते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। अब हम लोग जो रेखीय प्रसार है उसके 1-2 उदाहरण लेकर देखते हैं और उससे यह पता चल जाएगा कि किस तरह से रेखीय प्रसार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये तो लंबवत होता है, रेखा ऊष्मा का जो प्रसार होता है वह लंबवत होता है, लंबाई में होता है। तो देखेंगे कि छड़ या जो रेल होता है, रेल अर्थात जिस पर ट्रेन चलती है, रेल के पटरी जो नीचे होता है लोहा का, उसमें रेखीय प्रसार देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, रेखीय प्रसार देखने को मिलता है। क्योंकि आप ध्यान दिए होंगे कि जब रेलवे पटरी बिछाया जाता है तो कुछ दूर पर जब एक बहुत बड़ा लोहा का टुकड़ा लंबवत बिछाया जाता है तो उस दोनों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, गैपिंग छोड़ दिया जाता है। और वो गैपिंग छोड़ने का मुख्य कारण है, मुख्य क्या कारण है कि जब ऊष्मा का प्रसार होता है, टेम्परेचर ऊष्मा अधिक होते हैं, हीट अधिक होता है, और जब ये लोहा गर्म होता है और गर्म होकर क्या होता है कि इसका लंबवत प्रसार होता है। तो लंबवत प्रसार होगा तो अगर यह गैपिंग नहीं रहेगा तो गैपिंग नहीं रहने के कारण रेल जो होगा अर्थात लोहे की पटरी जो होगी वह क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो टेढ़ा हो जाएगा तो दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए इस दोनों को जोड़ने के लिए थोड़ा सा गैपिंग रहता है, ताकि आसानी से जब गर्मी के दिनों में या अधिक टेम्परेचर होने पर उसको क्या करे कि यह रेखीय प्रसार आगे की ओर थोड़ा बढ़ जाए, ताकि ये दोनों अपने जो खाली गैपिंग है उसको भर दे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ रेखीय प्रसार का एक अच्छा उदाहरण है। और जहाँ पे ये जोड़ा जाता है, देख रहे हैं 2 रेल को, तो उसमें क्या होता है, उसको हम लोग फिश प्लेट कहते हैं। ये साइड से जोड़ा हुआ रहता है, इसमें बोल्ट लगाया हुआ रहता है ताकि जब ट्रेन आए तो वो अलग ना हो जाए, इसके लिए यह जुड़ा हुआ रहता है नट बोल्ट से। इसको हम लोग फिश प्लेट कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षा में, इस कारण से यहाँ इस पर हम फोकस किए हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग एक और उदाहरण। छड़ में भी क्या होता है,
जब छड़ के किसी भाग को गर्म करते हैं और वह टेम्परेचर पाता है तो वह लंबवत उसमें विस्तार होगा। लंबवत क्या होगा? विस्तार होगा, आगे की ओर रेखीय प्रसार होंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ बराबर अभी बताए हैं पीछे कि रेखीय प्रसार को हम लोग अल्फा से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसका फॉर्मूला, क्योंकि रेखीय प्रसार को निकालने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला का यूज किया जाता है कि किस तरह से निकाला जाता है। तो अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन। अल्फा बराबर लंबाई में परिवर्तन बराबर बटा प्रारंभिक लंबाई और तापमान में परिवर्तन। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर ये जो है लंबाई, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। और यहाँ फिजिक्स में हम लोग इसको डेल्टा मानेंगे। तो इस डेल्टा का मतलब होता है लंबाई में परिवर्तन। यहाँ जब बढ़ेगा, कोई भी चीज़ गर्म होगा तो कितना बढ़ रहा है, तो लंबाई में इस डेल्टा को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन, और उसके बाद क्या है? प्रारंभिक लंबाई और तापमान में परिवर्तन। इस दोनों को अगर हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूला को, तो अल्फा बराबर डेल्टा एल बटा एल गुने डेल्टा टी। इस तरह से हम लोग किसी चीज़ के टेम्परेचर को जान सकते हैं, उसके रेखीय प्रसार को समझ सकते हैं। अब देखते हैं, एक अगर कोई पूछा जाए प्रश्न है, किसी वस्तु का तापमान यदि 80 से 90 डिग्री के कर दिया जाए, अधिकतर प्रश्न जो है केल्विन में ही पूछे जाते हैं। किसी वस्तु का तापमान जो है क्या है? 80 केल्विन से 90 केल्विन कर दिया जाए, माने तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो लंबाई में, यानी कि रेखीय जो वो लंबाई बढ़ रहा है, उसका लंबाई में क्या होगा? तो लंबाई में अगर परिवर्तन होता है 100 मीटर से वह 110 मीटर हो जाता है। 100 मीटर से 110 मीटर, अर्थात कहने का मतलब है कि जब तापमान वृद्धि हुआ, लंबाई में वृद्धि हुई, तो उसका हमको निकालना है। तो रेखीय प्रसार अर्थात अल्फा क्या होगा? रेखीय प्रसार उसका क्या होगा? तो इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 2-3 बार अभ्यास करेंगे, उदाहरण समझेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं इसको। सबसे पहले है कि फार्मूला को हम लोग लिखेंगे, अल्फा बराबर डेल्टा एल बटा एल गुने डेल्टा टी। तो हमारा ये क्या है? ये डेल्टा एल है। डेल्टा एल अर्थात लंबाई में परिवर्तन। तो यहाँ लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है? लंबाई में परिवर्तन हुआ है 10, 100 से 110। तो परिवर्तन पूछ रहा है तो 10 हो गया। और उसके बाद हमारा दूसरा क्या कह रहा है कि प्रारंभिक लंबाई। तो प्रारंभिक लंबाई कितना है? 100 मीटर है। तो इसको हम लोग यहाँ 100 लिख दिए। और उसके बाद कह रहा है क्या कि डेल्टा टी माने तापमान में परिवर्तन। तो तापमान में परिवर्तन कितना हुआ है? 80 से 90 हुआ है, यानी कि 10 का परिवर्तन हुआ है। यही है डेल्टा टी। तो इसको हम लोग अगर काटते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, या ऊपर 1 है और नीचे 100 है, तो 1/100 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.01 पर केल्विन आ जाएगा। ये 0.01 पर केल्विन जो है वह क्या हुआ? रेखीय प्रसार हमको मिल गया। यहाँ हम आसानी से इसको रेखीय प्रसार को निकाल लिए। अब ये रेखीय प्रसार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आसानी से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका दूसरा जो थर्मल एक्सप्रेशन होता है, ऊष्मीय प्रसार होता है। तो वो एक तो इस प्रकार से होते हैं, रेखीय होते हैं, और दूसरा होता है एरियल एक्सप्रेशन, क्षेत्रीय प्रसार होते हैं। और क्या होता है कि यह वहाँ जो है रेखीय प्रसार हो रहा था, लंबवत हो रहा था, यहाँ क्षेत्रीय प्रसार होगा। तो क्षेत्रीय प्रसार में वह चारों तरफ से होगा, चारों तरफ से, यानी कि लंबाई में भी और चौड़ाई में भी प्रसार होगा। इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं।
कि अगर कोई और इसको हम लोग सबसे पहले रेखीय प्रसार को अल्फा से डिनोट कर रहे थे, क्षेत्रीय प्रसार को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे? बीटा से। ध्यान रहना चाहिए कि किस चीज़ को किस चीज़ से डिनोट करेंगे। तो रेखीय प्रसार को हम लोग अल्फा से, क्षेत्रीय प्रसार को बीटा से करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रीय प्रसार क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो क्षेत्रीय प्रसार जो वास्तव में होते हैं वह, जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेट है, एक प्लेट लिए हम और लोहे की चादर, खाने वाला प्लेट नहीं, लोहे की चादर लिए और इस चादर में क्या किए कि गर्म किए। तो चादर को जब गर्म करेंगे तो वह लंबवत प्रसार नहीं होगा, उसके लंबाई और चौड़ाई दोनों में प्रसार होंगे। तो जब दोनों में वृद्धि होगा तो उसको हम लोग क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेट है और उसमें एक छेद है छोटा सा, और छेद है और उसको जब हम गर्म करते हैं लगातार, तो गर्म करते हैं तो ऊष्मा पाकर वह क्या होता है, उसमें प्रसार होता है, वह फैलने लगता है। तो जब वह फैलेगा तो इस एरिया को बढ़ेगा। तो यहाँ एक छिद्र है, प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर कोई लोहे का चादर है और उसमें एक छोटा सा छिद्र है और उसको गर्म किया जाए तो छिद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? छिद्र बड़ा होंगे, छोटा होंगे, जितना है उतना ही रहेंगे। इस तरह से करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब भी क्षेत्रीय प्रसार रहे और किसी प्लेट को गर्म किया जाता हो तो उसमें अगर कोई छिद्र है तो क्या होगा, वह छिद्र बड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्रसार होगा, ये एरिया इसका ज़्यादा होगा। जैसे ही गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स हल्के होकर क्या होंगे, फैलने लगेंगे, और फैलेंगे तो यह छेद भी उसके साथ साथ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो और एक उदाहरण देखते हैं कि कभी गाड़ी, मोटरसाइकिल या साइकिल है या बड़े बड़े वाहन हैं, उसका टायर जो चढ़ाया जाता है, रिंग पे टायर चढ़ाया जाता है, तो उसको भी मान लीजिए कि छोटा अगर है साइकिल है तो उसको तो आसानी से रिंच पिलास से चढ़ा देते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा जैसे क्रेन वगैरह का है तो उसका टायर जो है जल्दी नहीं चढ़ता है। तो उसको क्या किया जाता है, रिंग को थोड़ा सा हीट किया जाता है ताकि वह छोटा हो और उस पर टायर को चढ़ा दिया जाता है। तो फिर वह ठंडा होने पर पुनः अपने स्थान पर आ जाता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप कर सके। अब इस तरह से हम लोग क्षेत्रीय प्रसार के उदाहरण देखे और आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्षेत्रीय प्रसार क्या है। आगे देखते हैं कि क्षेत्रीय प्रसार को हम लोग कैसे निकालेंगे। न्यूमेरिकल से भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं और इसका क्षेत्रीय प्रसार कैसे निकालेंगे। तो सेम जो हम लोग रेखीय प्रसार में जिस फॉर्मूला का यूज किए हैं वही फॉर्मूला इसमें होगा। सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रीय प्रसार को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं और एरिया को ए से, जबकि जो ये क्षेत्र है जिसको हम लोग लंबाई में परिवर्तन कहते हैं उसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार वही फॉर्मूला है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक छोटा सा इसी तरह का न्यूमेरिकल हम लोग बनाकर देख लेते हैं। अगर किसी वस्तु का क्षेत्रीय विस्तार जो है तापमान क्या किया जाता है, किसी वस्तु का तापमान 60 केल्विन से 70 केल्विन कर दिया जाता है। तापमान क्या किया जाता है, 60 से 70 कर दिया जाता है और उसके क्षेत्र में विस्तार जो होता है वह 120 से 140 मीटर स्क्वायर हो जाता है। मतलब क्षेत्रफल में इतना ताप पर इतना से इतना ताप हम लोग बढ़ाते हैं तो उसके क्षेत्रफल में इतना बदलाव आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो उस हमको निकालना है यहाँ बीटा का मान। बीटा मतलब क्या है, बीटा क्या है, क्षेत्रीय प्रसार है। बीटा क्या है, बीटा के मान को हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सेम जो यहाँ निकालने का प्रोसेस है उसी तरह से इसको भी हम निकालेंगे। देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया है यहाँ देखेंगे तो 20 आया है, तो 20 ऊपर लिखेंगे। और उसके बाद दूसरा क्या कर रहा है, प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल हमारा कितना था, 120 था। उसके बाद कह रहा है तापमान में परिवर्तन। तो तापमान में परिवर्तन क्या कितना हुआ, 60 से 70। तो यहाँ
10 का अंतर हुआ, तो 10 लिखेंगे और इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, काटेंगे तो ये कट जाएगा और इससे भी ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 60, यहाँ ऊपर 1 हो जाएगा, 1/60 हुआ और इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 0.016 पर कैलोरी आ जाएगा। यह हमारे बीटा का मान हो गया। इस तरह से हम लोग रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार को आसानी से इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको डिटेल्स से 1-2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सार जितनी भी बातें हैं वह समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।